ऐसी हों। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे चुनाव आयोग की, और या सेकंड पार्ट है चुनाव आयोग का। हम लोगों ने फ्राइडे में पढ़ा था चुनाव आयोग, जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें की थी, महत्वपूर्ण चर्चा हमारी वहां पर हुई थी। हमने पढ़ा था कि चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। हमने पढ़ा था कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। अब आप कहोगे, संविधान लागू होने से पहले कैसे स्थापना कर दी गई? क्योंकि संविधान तो एक दिन बाद 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो हमने ये भी पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 में कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, ठीक है? जिसमें अनुच्छेद 314 324 भी शामिल था, जिसमें चुनाव आयोग है, ठीक है? यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि सर, चुनाव आयोग 1950 से लेकर 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी था, यानी कि एक सदस्य संस्था था, जिसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बना दिया गया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। एक मुख्य चुनाव आयुक्त जिस समय मल्टी मेंबर या बहुसदस्य संस्था बना था, उस समय आरवीएस पेरी शास्त्री थे। और फिर जनवरी 1990 में इसे फिर से एक सदस्य संस्था बना दिया, और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थी बीएस रमा देवी, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ठीक है? आगे बात करते हैं। विपक्ष ने दबाव दिया कि भाई इतनी बड़ी संस्था है कि केवल एक ही व्यक्ति कैसे काम करेगा, तो फिर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बना दिया, यानी कि पुनः 1 अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बन गया। अब बात आती है आगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप कहेंगे सर सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे सर ज्ञानेश कुमार है, ठीक है? पॉलिटी अब आपकी 95% खत्म हो चुकी है। अब एक दो चैप्टर बचे हैं आपके, स्थानीय स्वशासन, राजभाषा, और एक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 324 में क्या लिखा है कि निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व है, जैसे कि अधीक्षण है, जैसे कि निर्देशन है, जैसे कि नियंत्रण है, यानी कि सुप्रीमटेंडेंस है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अब बात आती है कि सर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, चलिए मुझे बताएं। हम बात कर रहे हैं सर निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 की, जिसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के दायित्व क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, जैसे कि चुनावों का अधीक्षण है, सुप्रिंटेंडेंस है, मतलब उसको देखना, ठीक है? निर्देशन है, चुनावों का डायरेक्शंस देना, और नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ये सब के कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 324 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 324। हाईकोर्ट भी बचा हुआ है, अच्छा हाईकोर्ट भी बचा है, ठीक है? चलिए, अब यहां पर हम बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 325 में क्या लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल ना करना, और ना इनके आधार पर अयोग्य ठहराना। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस लिंग का, इस आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो इस आधार पर ना ही हटाया जाएगा। समझ गए आप लोग? किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल करेंगे, न मतदाता सूची से हटाएंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं क्या? कि सर किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, न मतदाता सूची से हटाया जाएगा, ठीक है? तो यहां पर आप कहेंगे सर प्रोविजन नॉट टू इंक्लूड एनी पर्टिकुलर पर्सन इन द वोटर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट एंड जेंडर, एंड नॉट टू डिस्क्वालीफाई हिम फॉर वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज। इन आधार पर ना तो वोट देने के लिए बाध्य किया जाएगा, ना वोट देने से मना किया जाएगा, ठीक है? चलिए, समझ गए कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, न मतदाता सूची से हटाया जाएगा। क्लियर है भैया? यहां तक चीजें लिखने के बाद हम जरूर करना, हालांकि ये पीडीएफ हमने दे दी थी आपको, फ्राइडे में ही अपलोड करवा दी थी। चलिए, सभी मोस्ट है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं कराए, तो इंपोर्टेंट आर्टिकल की कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर्स में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कराए, ठीक है? चलिए, लिख लिया यहां तक आप लोग? जल्दी जल्दी से बताएं, उम्मीद है लिख लिए होंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस, ये हर जगह काम करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, सबने लिख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि चुनाव आयोग के जो कार्य हैं, जैसे अधीक्षण है, जैसे कि डायरेक्शन, निर्देशन है, जैसे कि नियंत्रण, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अनुच्छेद 326। क्या कहता है जी? इसमें लिखा है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब बात यह है कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज कह सकते हैं, इसको फ्रेंचाइजीज कह सकते हैं, ठीक है? चाहो तो इसको सफरेज ही लिखना, यहां पर इसको फ्रेंचाइजीज ना लिखकर सफरेज लिखना, ठीक है? चलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं सर सफरेज, ठीक है? एडल्ट सफरेज। अनुच्छेद 326 में लिखा वोट देने का जो अधिकार है, यहां पर आप कहेंगे सर इसी में क्या लिखा हुआ है? इसी में लिखा है वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, का अधिकार।
अधिकार। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। क्या है? आप कहेंगे सर ये राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार। चलिए, ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि सर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि सर वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आप कहेंगे भैया वोट देने का जो अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार होता है। क्या होता है जी? राजनीतिक अधिकार होता है। सर पॉलिटी के सारे नोट्स को एक ही पीडीएफ में जब खत्म हो जाएगी तो तब हम इसमें कंबाइंड पीडीएफ देते हैं, कंबाइंड पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है कि सर चुनावों से संबंधित कोई भी जो कानून बनेगा वो यहाँ पर है भैया, संसद में कानून बनाने की शक्ति है विधायिका द्वारा। यानी कि संसद द्वारा जो भी लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनमें उनमें क्या होगा कि उससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 327 में दी हुई है। अनुच्छेद 325 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, ना मतदाता सूची से हटाया जाएगा। कि भाई ये ब्राह्मण है, चलो इनका वोट बना दो, कि भाई चलो ये जाट है, इनका वोट बना दो, ये गुजर है, इनका वोट बना दो, कि भाई ये दलित है, इसका वोट काट दो। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए कि पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात हो रही है। लेजिस्लेचर सेंट्रल भी होता है, स्टेट भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा भैया। 2 आर्टिकल इसमें और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ईवीएम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ईवीएम पर चर्चा करेंगे। पॉलिटी अब आपकी खत्म हो चुकी है। हाई कोर्ट बचा हुआ है, स्थानीय स्वशासन बचा हुआ है और राजभाषा बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 चैप्टर तो ये हो गए। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार बचा, 4 चैप्टर। और एक में हम पढ़ लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे जो चैप्टर नहीं कराए होंगे उनसे, जैसे यूपीएससी के हो गए, केंद्र राज्य के संबंध हो गए। ठीक है, समझ गए? चलिए, लोकसभा का तो प्रत्यक्ष होता है, फिर वयस्क वोट कर देंगे भैया। वयस्क का मतलब है जो 18 साल का हो चुका है। ठीक है, जो 18 साल का है तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव कब से पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा? और आप पूछ भी बड़ा आंख दिखा कर रहे हैं। एक तो आपको पूछने का तरीका बड़ा गजब है, आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं और खुद गलत बोल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ना कि अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जो 18 साल के हो चुके हैं वो वोट करते हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूं, सब वोट कर सकते हैं लोकसभा के लिए जो 18 साल के हैं, जिनका वोट बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आपने लिख लिया, सब यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है अनुच्छेद अनुच्छेद 328 की। 328 में क्या लिखा है कि सर किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। आप कहेंगे सर किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति यहां पर दी हुई है। ठीक है कि भैया पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक लॉज फॉर देयर इलेक्शन। यानी कि राज्य में विधानमंडल के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, तो राज्य विधानमंडल उनके लिए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। चलिए ये चीजें आप लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। बिल्कुल, विधायिका का मतलब भैया, विधायिका का मतलब ही लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाता है, और विधायिका को ही पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। ठीक है सर, वोट देने का अधिकार राजनीतिक है, हम वोट डालें या ना डालें संविधान में नहीं है। जी प्लीज बताइए। देखिए, आपको वोट डालें ना डालें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आप 5 साल तक लगातार, जैसे जो लोकसभा चुनाव हुए, 2 बार चुनाव हुए, आपने वोट नहीं डाला तो आपका वोट खत्म हो जाएगा वहां से। ठीक है, चलिए धारा भी पढ़ना। धारा नहीं आती है आपके में, वो यूपीएसआई में आती है, और यूपीएसआई में धाराएं पढ़ाई जा रही हैं, मूल विधि पढ़ाई जा रही है। यहाँ तक आप लोग फटाफट से लिख लें। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, उम्मीद है आप सारी चीज़ों को लिख चुके होंगे। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8 नंबर आप ये मान के चलें, 6 से 8 नंबर आपके पॉलिटी से बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है पॉलिटी का। पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक लॉज फॉर देयर इलेक्शन। राज्य विधानमंडल उनके चुनावों के लिए कानून बना सकता है। वहीं 327 में लिखा है कि संसद अपने चुनावों के लिए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के लिए कानून बना सकते हैं, जिसे विधायिका कह रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, वॉर टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। कि भैया निर्वाचन के संबंध में जो न्यायालय हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते। मान लीजिए कोई निर्वाचन हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, तो वो निर्वाचन आयोग का मामला, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट अपना भैया कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 328 में लिखा हुआ है कि विधानसभा का चुनाव होना या विधान परिषद का चुनाव होना है तो उसके लिए संसद कानून नहीं बनाएगी, उसके लिए जो विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है, वही कानून बनाएगा, वही क्या करेगा? कानून बनाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि आप कहेंगे सर, यहाँ पर आप कहेंगे सर, और इसको वार ना लिखकर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इसको वार ना लिखकर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोहिबिशन। यहाँ पर रोक लिख सकते हैं, प्रोहिबिशन लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन चाहो तो मैं इसको नीचे लिख दूं। चलिए इसको मैं यहाँ लिख दूं क्या? प्रोहिबिशन टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से यहाँ पर लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख लीजिए जल्दी से।
बिल्कुल भैया, ये यूपीएसआई में भी काम करेगा। आप जब बैठे होंगे एग्जाम देने तो आपको लगेगा कि भाई पॉलिटी में तो कोई ऐसा था ही नहीं जो हमने पढ़ा ही नहीं हो क्लास में। चलिए, पायरिया का इलाज कराइए मुस्कान जी, पायरिया का इलाज कराइए। देखिए पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप आपका मेडिकल चल रहा है, मैं एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ, मेडिकल चल रहा है, आपको पायरिया है, मान लीजिए पायरिया है, मुझे है नहीं, मान लीजिए। तो मान लीजिए पायरिया है, डॉक्टर के पास चेकअप कराने जा रहे हैं, जब मेडिकल चल रहा है वहां पर, तो कभी कभी हमारे जब पायरिया लग जाता है ना, तो मुंह से बदबू आने लग जाती है। मुंह से बदबू आती है तो डॉक्टर प्रॉपर चेक नहीं करेगा आपको, ठीक है। जब मुंह से बदबू आएगी फिर वो क्या चेक करेगा, वो चेक ही नहीं करेगा, वो फिर आपके जो है अनफिट कर देगा, उसमें कुछ ना पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट लिख देगा कि दांत में ये है वो है। तो हम ऐसा मौका क्यों दें, क्यों से इरिटेट करें, ठीक है। तो आप उसका इलाज पहले ही करा लो। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सर भारत में नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को, किस तारीख को मनाते हैं, आप कहेंगे सर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है, एक बच्चा यही पूछा, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, जब आप किसी के लिए वोट करते हैं वो निर्वाचन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब ये मुझे बताएं, चुनाव की सूचना कौन जारी करता है, चुनाव की सूचना, जैसे लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की जो सूचना वो राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, राज्य विधानसभा प्लस विधान परिषद की सूचना राज्यपाल जारी करता है। चुनावों से संबंधित किसी भी सूचना को निर्वाचन आयोग जारी नहीं करता। ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद हमने कवर कर लिए, अब हम चुनाव से संबंधित कुछ समितियां पढ़ेंगे कि सर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, लोकसभा, हाँ जी 25 जनवरी, ठीक है जी 25 जनवरी। और ये क्या बोला है हमने, जनवरी तो बोला है, 25 जनवरी, या इसको भी आपको कुछ और समझ में आया कि जनवरी ना बोल के कुछ और बोल दिया, क्या मैंने फरवरी बोला था, क्या 25 फरवरी बोला क्या मैंने, ये सर 25 जनवरी होगा, 25 जनवरी तो बोल रहा हूँ भैया मैं भी, 25 जनवरी तो बोल रहा हूँ। वित्त आयोग आपका इकोनॉमी में है तो इकोनॉमी में कराया जाएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल की बात होगी तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, चलिए। अब भैया आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो कि दांत में कीड़ा लगा है, दांत खराब है, इसमें मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। हाँ, पॉलिटी से क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता इसकी, इससे मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा। अब आपके दांत में कीड़ा लगा है, अब आपका दांत खराब है, तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी बता पाऊंगा ये चीजें, ये तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, 25 जनवरी, आप कहेंगे सर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनावों की सूचना, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव की सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, जबकि विधानसभा विधान परिषद की सूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिए। अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बीएन तारकुंडे समिति, जिसे 1980 में बनाया गया, किससे, 1980 में बनाया गया। जब 1980 में बनाया गया है तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 1980 में बीएन तारकुंडे समिति बनी। जब बीएन तारकुंडे समिति बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे, बीएन तारकुंडे थे। अगर सर कोई वोट नहीं दे तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाए, ना, मैंने जब नागरिकता खत्म करने में 3 ही बात बताई थी, आप पढ़ लेना उसको। ठीक है, चलिए यहां पर बात है सिफारिश क्या थी, इन्होंने कहा था कि मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दो। ऐसी कौन सी समिति थी, ऐसी कौन सी समिति थी जिसने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर एक संविधान संशोधन था जिसे हम कहते हैं 61वां संविधान संशोधन, क्या कहेंगे जी, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1988, 1988 यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। चलिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कि सर इसके द्वारा 18 वर्ष से कितना कर दिया गया, सॉरी 21 वर्ष से 18 वर्ष। अब ये कहीं कहीं ना 1989 लिखा है, तो आप ध्यान रखना ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, लागू 1989 में है, इसलिए बहुत सारी जगहों पर ये 1989 दे दिया है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 किया गया है, जिसमें बीएन तारकुंडे ने कहा था कि जो वोटर्स की एज है, वोटर एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। क्लियर है। इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की बात की थी कि भाई एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाए ताकि राज्यों में क्या हो, आप कहेंगे सर राज्यों में एक चुनाव आयोग हो, जो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे पंचायत राज के चुनाव हैं, शहरी चुनाव हैं, इन चुनावों को कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। आप कहेंगे सर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो यहां पर हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि राज्य में जो भी स्थानीय चुनाव होंगे वो राज्य चुनाव आयोग कराएगा, जैसे कि ग्राम प्रधान के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, इस प्रकार के जो इलेक्शन होंगे वो कौन कराएगा, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। चलिए, हाँ संविधान संशोधन करेंगे, बिल्कुल करेंगे वंश, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तभी तो मैंने कहा कि 5% पॉलिटी बचा है। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। चलिए यहां तक आपने लिख लिया होगा, लिख लिया या नहीं लिखा,
आगे बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने और क्या क्या, बी एन तारकुंडे, एक व्यक्ति थे बी एन तारकुंडे, जिनके नेतृत्व में समिति बनी जिसे तारकुंडे समिति या बी एन तारकुंडे समिति कहा गया। ठीक है, चलिए अब बात आती है चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाना। इन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो, जिसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसमें और सदस्यों को जोड़ा जाए, तो इन्हीं की सिफारिश पर चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाया गया। बी एन तारकुंडे समिति ने कहा कि उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स की जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन चुनावों का क्या होना चाहिए, उन चुनावों का लेखा जोखा कि किसको कितना रुपया खर्च करना है, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स, तो आप यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हो गई कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैंडिडेट कि चुनाव जितना भी उनका पैसा खर्च होगा, लेखा जोखा होगा, उसका अपना हिसाब देंगे। रेडियो दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाना कि भैया चुनाव के लिए रेडियो पर जो विज्ञापन चलते हैं, टीवियों पर जो विज्ञापन चलते हैं कि अब की बार ये सरकार, अब की बार ये सरकार, अब होगा सफा सब, ऐसे करके जो चीजें बनाई जाती हैं, विज्ञापन बनाए जाते हैं कि इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने वो किया, कि इसकी सिफारिश किसने की थी, ये सिफारिश की थी बी एन तारकुंडे ने। किसने? बी एन तारकुंडे ने। चलिए नेक्स्ट आ जाती है दिनेश गोस्वामी समिति। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर ये समिति 1990 में बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? 1990 में। चलिए भैया, वोट देने का अधिकार समाप्त होने से नागरिकता का अधिकार थोड़ी समाप्त हो जाता है। मैंने कहा था वोट कट जाता है। अगर आप लगातार 2 आम चुनावों में वोट नहीं करते हैं तो आपका वोट काट दिया जाता है, आपको आपका वोट खत्म कर दिया जाता है। अगर आप दोबारा से वोट बनवाना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पर ये तो कहा नहीं कि नागरिकता खत्म हो जाएगी, ना मैंने ये कहा कि आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। मैंने कहा कि अगर आप 2 बार लोकसभा चुनावों में वोट नहीं करते हैं तो आपका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फिर से वोट बनवाना पड़ेगा। चलिए आप कहेंगे सर यहाँ पर सिफारिश ईवीएम की, कि सर ईवीएम क्या है? ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है जी, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए कि सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यहाँ पर बात हो रही है कि सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात क्या है, आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सिफारिश किसने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने। किसने? दिनेश गोस्वामी समिति कब बनी थी? 1990 में। इसने क्या कहा था कि सर जो चुनाव हो वो ईवीएम के थ्रू कराए जाएं। किसके थ्रू? ईवीएम के थ्रू कराए जाएं। आगे आप कहेंगे सर, यहाँ पर आप कहेंगे सर मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र कि आपका जो वास्तविक फोटो है, किसी का अगर वास्तविक फोटो है ना और वो आपको देखना है तो वो भैया आप वोटर आईडी कार्ड देख लेंगे, वोटर आईडी कार्ड पर होगा। चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों पर 6 माह में भरे जाने की सिफारिश, वैकेंसीज फिल्ड विद इन 6 मंथ्स कि सर जो रिक्त स्थान है उन्हें 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। कितने महीने में? 6 महीने के अंदर चुनाव जो खाली स्थान है वो भर जाने चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए कोई प्रधान था और वो मर गया तो उसके स्थान पर भैया क्या होगा? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। कोई विधायक था, सांसद था, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र देते हैं तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। चलिए अब बात आती है के संथानम समिति, जो कि 1964 में बनी थी। इन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए कि भाई जो भी नेता हो, जो भी चुनाव लड़ रहा हो, उनको क्या होगा? उनको कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ पाएं, समझ पाएं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में नेताओं के लिए कोई भी मिनिमम एजुकेशन है ही नहीं। कोई अनपढ़ भी है जिसे नाम लिखना पढ़ना नहीं आता वो भी नेता बन सकता है, वो भी क्या बन सकता है? नेता बन सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, कि सर ये उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की सिफारिश किसने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने। के संथानम समिति ने। तो आप कहेंगे सर के संथानम समिति ने। मैं आपको बताता हूं कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से चुनाव सुधार से संबंधित समितियां बताइए। आप कहेंगे सर दिनेश गोस्वामी समिति, बी एन तारकुंडे समिति, के संथानम समिति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो गई, ये सब चुनाव सुधार ही तो कर रही है। नेक्स्ट आ जाती है ईवीएम। अब ईवीएम की बात होगी कि सर ईवीएम जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा है, कि सर इसका आविष्कार किसने किया था? एमबी हनीफा ने। इसको रजिस्टर कब किया गया है? आप कहेंगे 15 अक्टूबर 1980 में। इसको पहली बार कब दिखाया गया था? 1979 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था एमबी हनीफा, इन्होंने ही इस मशीन को बनाया और 1979 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको भैया प्रेजेंट, जैसे होता है कि भाई एक जैसे कि एग्जीबिशन लगा होता है वहां पर दिखाया जाता है, जो बड़े बड़ी कार लॉन्च होती है, बाइकें लॉन्च होती है, तो वो दिखाते नहीं है कि भाई ये लगा हुआ है ना। अब बात आती है कि सर इसका रजिस्ट्रेशन कब कराया गया, कि भाई एक ईवीएम है, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? पेटेंट कब कराया गया? 15 अक्टूबर 1980 में। और सबसे पहले इसका प्रयोग कब हुआ है? सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ 1982 में। केरल विधानसभा क्षेत्र में एक थरूर विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, वहां के कुछ पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले ईवीएम से वोट कराए गए। क्या कराए गए? ईवीएम से वोट कराए गए। राष्ट्रपति, नेता कोई भी पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर आप हमारे जवाब नहीं देते। भैया अब आपके कमेंट लगातार बीमारियों से संबंधित आ रहे हैं तो मैं कैसे जवाब दूं? अब आपको अगर लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूं,
हैं या मास्टर हूं, तो आप पहले तो ये अपने आप में क्लैरिफिकेशन करो कि मैं मास्टर हूं या डॉक्टर हूं। मैं मास्टर हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, वो डॉक्टर का काम है भाई, वो बताएगा, मेरा काम नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे डॉक्टरी आती है। एक कह रहा है सर आप बहुत घमंडी हो, हूं भाई मैं हूं। ठीक है, खत्म। ये जो कुछ लोग ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, वो बड़े नादान हैं। किनारे पर बैठकर समुंदर देखना चाहते हैं, किनारों पर बैठकर समुंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए। यहां पर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली। मैंने आपसे कहा कि ईवीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इसको बनाया किसने था? एम बी हनीफा के द्वारा। किसके द्वारा? एम बी हनीफा के द्वारा। इसका रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर 1980 में किया गया। जब इसको पहली बार दिखाया गया था 1979 में, किसने दिखाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके ही एक इंजीनियर थे एम बी हनीफा। चलिए, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में हुआ था, केरल विधानसभा चुनाव में। थरूर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां की कुछ पोलिंग स्टेशन पर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक सारी चीजें हमने पढ़ ली होंगी, तो आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, लिख चुके होंगे आप लोग इसको। चलिए, लिख चुके होंगे। यहां तक आपने लिखा क्या? जल्दी जल्दी से बताएं। भारत के ही थे भैया एम बी हनीफा। चलिए, लिखने के बाद आगे बात करते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब बात आती है सर ईवीएम के बारे में कि सर ईवीएम यहां पर हम बात करेंगे 1998 में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पहली बार ईवीएम से करवाए गए। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि तीन राज्य राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कहीं कहीं ईवीएम का प्रयोग किया गया। कहां कहां पर ईवीएम का प्रयोग हुआ? तो कुछ पोलिंग स्टेशन पर। कंप्लीट विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है जी, कंप्लीट विधानसभा चुनाव, उसमें कहीं कहीं ईवीएम का प्रयोग किया गया। कहां कहां पर ईवीएम का प्रयोग हुआ? तो कुछ पोलिंग स्टेशन पर। कंप्लीट विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है जी, कंप्लीट विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है जी, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे बता देंगे। ठीक है, अब बात आती है सर, यहां तक हम बात करेंगे सर जून 1999 में कि गोवा विधानसभा का संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराया गया। कि सर सबसे पहले कंप्लीट विधानसभा चुनाव ईवीएम से कब हुआ था? जून 1999 में। कब? जून 1999 में। फिर भैया मई 2004 में जो 14वीं लोकसभा थी, वो ईवीएम से कराई गई थी। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। क्या बता रहा हूं? फैक्ट लिखना है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सिंपल सी चीजें हैं, आपने लिख लिया होगा कि सर मई 2004 में ये कहा गया कि 14वीं जो लोकसभा थी, वो पूरी लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए थे। एक ईवीएम में बैल्टिंग यूनिट कितनी होती है? 16। ठीक है, एक बैल्टिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। कि जैसे कि आपने देखा, ये कमल का फूल है, ये पंजा है, ये भैया झाड़ू है, ये हाथी है, ऐसे जो 16 कैंडिडेट एक बैलेट यूनिट में आते हैं, और एक ईवीएम में 4 बैलेट यूनिट लगती हैं, तो 4 गुना 16 यानी कि 64 कैंडिडेट का डेटा एक ईवीएम में आ सकता है। और एक ईवीएम में लगभग 3800 14 या 40 वोट डाले जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। यहाँ पर हमने ये पढ़ ली है कि सर कि कुल 4 बैल्टिंग यूनिट जोड़ी जा सकती है एक ईवीएम में, जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट का प्रयोग किया जा सकता है। एक ईवीएम मशीन में कितने कैंडिडेट का फोटो उनका चुनाव चिन्ह आ सकता है? तो 64 का। कैसे? कि एक जो रॉ रहती है, एक जो बैल्टिंग यूनिट होती है, उसमें 16 प्रत्याशी एक साथ आ सकते हैं। और एक ईवीएम में ऐसे ऐसे 4 बेल्टिंग यूनिट लगी होती है, यानी कि 4 गुणा 16 बराबर 64 प्रत्याशियों की जो एंट्री है वो ईवीएम में हो सकती है। और एक ईवीएम में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। आपने देखा हो किसी गांव में ज्यादा वोट वोट होते हैं, तो वहां पर एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बना दिए जाते हैं। लिख लीजिए फटाफट से, मैं समय आपको यहां पर दे रहा हूं। समय मैं यहां पर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप लिखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी, उम्मीद है यहां तक आपने लिख लिया। लिख लिया? साइड? मैं तो बहुत साइड हूं जी, मैं तो बहुत साइड खड़ा हूं। चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए। ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे वोट डलते हैं। अच्छा, विकास प्रजापति जी, वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से। लिख लिए? बिल्कुल भैया।
हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ, कब इसकी जो है आविष्कार किया गया, कब बनाया गया। तो ईवीएम सबसे पहले एमबी हनीफा के द्वारा बनाया गया था, जिसे 1979 में सबको दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको रजिस्टर कराया गया 15 अक्टूबर 1980 में। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ केरल विधानसभा की थरूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशन पर 1982 में। लेकिन 1998 में 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन कंप्लीट विधानसभा चुनाव हुआ जून 1999 में गोवा विधानसभा। फिर लोकसभा का चुनाव कराया गया मई 2004 में, 14वीं लोकसभा थी। एक वेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशी होते हैं, 16 कैंडिडेट होते हैं, और एक वेटिंग यूनिट में चार क्या हो सकती हैं भैया, एक ईवीएम में 4 वेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं, जिसमें अधिकतर कैंडिडेट 64 हो सकते हैं। एक ईवीएम में अधिकतम वोटों की संख्या होती है 3840, 3840 वोट डाले जा सकते हैं। भारत ईवीएम को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों को क्या करता है, देशों को बेचता है। देशों को क्या करता है, बेचता है। आप कहेंगे सर देशों को बेचता है, क्या कर रहा है जी, देशों को बेचता है। चलिए, बेचता है, क्लियर है जी, चीजें बेचता है। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में या बंगलौर में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में किया जाता है। अब इसमें आप कहोगे सर आप समझा क्यों नहीं रहे, भाई ये फैक्ट है, इनको फैक्ट के रूप में ही पढ़ना पड़ेगा कि सर जो ईवीएम है, ईवीएम भारत किस किस को दे रहा है, नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी, केन्या जैसे देशों को। ईवीएम का निर्माण कौन कर रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, यानी कि 2 जगहों पर ईवीएम बनाई जाती है, एक तो बेंगलोर में और एक हैदराबाद में। सरकार द्वारा 2014 में लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च लोकसभा के लिए 40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 70 लाख कर दिया। कि क्या ये सच में इतना होता है भैया, कई कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो बकवास है कि लोकसभा में एक कैंडिडेट जो है कितने रुपए, कि भाई 40 लाख रुपए खर्च करेगा, 70 लाख खर्च करेगा। तो ये तो केवल दिखावटी चीजें, कई कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है, जबकि इससे कई ज्यादा खर्च। आजकल 54 लाख रुपए तो भैया आम चुनावों में लग जाते हैं। अरे 20-20 लाख रुपए चुनाव तो प्रधानी में हो जाते हैं। चुनाव प्रधान के जो होते हैं ना, गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, उनमें भी खत्म हो जाते हैं 20-20 लाख रुपए। चलिए, हालांकि ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पूरी पीडीएफ में दे दूंगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हालांकि इसको जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लें, मैं साइड में हूं, एकदम से फटाफट से इसको लिखिएगा। 24 का हो गया, अभी तक वोट नहीं दिया, आपने बनवाया नहीं होगा फिर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। यहाँ पर है कि भैया विधानसभा के चुनाव में 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 लाख रुपए, कितना, 20 लाख रुपए तय किया गया है। हालांकि ये केवल दिखावटी चीजें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में बहुत पैसा खर्च होता, बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ेंगे, कल हम बात करेंगे राजभाषा की, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार।